कि मैंने सब कुछ अपना समाज में बीच में रहते हुए न्यौछावर कर दिया। मेरे उचाणा को जो हमने हमारे हक छीने गए हैं उचाणा के हकों को टोल के ऊपर सरकार को स्क्रीन लगानी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि कितना खर्चा इस टोल पर आया था और कितनी रिकवरी डेली होने लग रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के वो बंधु जो वर्तमान में मीडिया के माध्यम से समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप और हम अच्छी प्रकार जानते हैं कि भारत के लोकतंत्र के अंदर मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है कि लोगों की जन भावना को सरकारों तक पहुंचाना और सरकारों की नीतियों को जनता तक पहुंचाना। इसलिए आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आत्मीय बंधुओं का, क्योंकि आप जनमानस की आवाज हैं, आप जनमानस की भावनाओं को और जनमानस के विचारों को समाज तक पहुंचाते हैं। आज आपकी जो उपस्थिति है वो इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसी कड़ी में भाई वीरेंद्र गोगड़िया ने अपनी बात को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए और जो यात्रा इनकी चली है आज चुनाव के समय में आपसे अपना संदेश देने के लिए, क्योंकि आप ही सबसे उत्तम माध्यम है, इसलिए आप आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप वीरेंद्र गोगड़िया के विचारों को ये आशा अपेक्षा करता हूं कि आप बिल्कुल निष्पक्ष भाव से और सत्यता से अपनी संपूर्ण सूचनाओं को एकत्रित करके ईमानदारी से इनके विचारों को उचाणा हलके के जन जन तक पहुंचाने का आप काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों का यहाँ आने पर अच्छा, यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे बुलावे पर आकर अपना ये कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद दूँ। तो आज का क्या उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस का मंदिर के अंदर करने? आज का जो उद्देश्य है, आज हम बात करेंगे एक तो जो जो भी घटनाक्रम हुआ पूरा, उस घटनाक्रम के साथ साथ मेरा एक विजन भी है अपना कि मैं क्या करना चाहता हूँ, उससे संबंधित बात करेंगे। हम दादा नागदेव की पवित्र धरती पर यहाँ बैठे हैं, यहीं से समाज ने मेरे को आशीर्वाद देके मेरे चुनाव की शुरुआत करी थी और आज 36 बिरादरी मेरा चुनाव लड़ रही है और एक चुनाव पूरी तरह गति में है। लेकिन इसी बीच मैं अपने उचाणा के मेरे जो भाई हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, उनको अपने आप से अवगत कराना चाहूँगा कि हमारा चुनाव लड़ने का मकसद क्या है। देखो, सबसे पहले जब कांग्रेस पार्टी ने एक मेहनती कार्यकर्ता को दरकिनार करके और ऐसे आदमियों को टिकट दे दी जिन्होंने लोग पिछले लगभग जब से उचाणा अस्तित्व में आया उस समय से अब तक झेलने लग रहे, जिनकी वजह से आज मेरा उचाणा पिछड़ा हुआ है, जिनकी वजह से आज मेरे उचाणा के लोगों को आम जीवन जीने के लिए जो मूलभूत जो भी सुविधाएं चाहिए वो भी नहीं मिलती। मेरा कांग्रेस ने तो ठीक है एक मेहनती कार्यकर्ता के साथ जो कर दिया, लेकिन आज समाज ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, 36 बिरादरी ने, तो मेरा भी फर्ज बनता है, मेरी भी एक मनसा है, मेरे दिल में भी एक दर्द है कि मैं पूरे 36 बिरादरी के लिए समाज के लिए कुछ करके दिखाऊं। सबसे पहले तो यहाँ जो मेरे उचाणा में जो शिक्षा का जो सत्र है वो उसकी तरफ किसी भी नेता ने जिन्होंने भी प्रतिनिधित्व किया है शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया है। आज शिक्षा की कमी होने के कारण मेरे उचाणा रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और पिछली सरकार के कारण भी उचाणा ही नहीं हरियाणा भी बेरोजगारी में आज नंबर 1 पर पहुंच गया। जो शिक्षा का सत्र है, मेरी एक मंशा है कि मैं अपने लेवल पर पर्सनल संज्ञान लेकर के
यहाँ जो माध्यमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, उस शिक्षा के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं, पर्सनल संज्ञान लेकर के उन स्कूलों का और शिक्षा का स्तर सुधारने का काम करूंगा। मैं समय समय पर समय निकाल करके खुद वहां जा करके स्कूलों के में जा करके खुद अपने लेवल पे या गांव स्तर पर जिम्मेवार आदमियों की कमेटियां बना करके हम शिक्षा के स्तर को सुधारने की कोशिश करेंगे और समय समय पर मंथली ये डिसाइड करेंगे कि मंथली शिक्षा के स्तर के लिए स्कूलों की चेकिंग हो। एक निगरानी कमेटी गांव लेवल पे हर गांव में बनाई जाएगी। दूसरा क्या है, मेरे उचाना के अंदर कोई भी टेक्निकल शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं, जिससे बच्चों को कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं, जिससे बच्चों में स्किल रोजगार के लिए भाई अपने हुनर पैदा हो जाए उनमें, उनके हाथों में, और वो ज़्यादा मतलब उन्हें धक्के ना खाने पड़े, अपना हुनर अपने हाथों से कुछ करके और कमा सके, अपना रोजगार ढूंढ सके। तो मैं विशेष ध्यान दूंगा। एक तो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम उचाना में चलवाया करूंगा मैं। इससे सरकार से भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा प्राथमिकता के आधार पर। और दूसरा, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के पास एक फंड होता है, जिस फंड को इसी तरह समाज के कामों में लगाया जाता है। वो उनकी जिम्मेवारी होती है या कानूनी रूप से उन्हें लगाना होता है। मैं अपने लेवल पे कोशिश करूंगा कि उस फंड को मेरे उचाना में ला करके शिक्षा के लेवल को भी सुधारें। और जहां भी जिन भी स्कूलों में अगर सरकार शिक्षक मुहैया ना नहीं करा सकती, तो मैं अपने लेवल पे गांव के लोगों से मिलकर के प्राइवेट टीचरों की भी वहां व्यवस्था करेंगे कि भाई मेरे बच्चे किसी भी सब्जेक्ट का टीचर ना होने के कारण उस पढ़ाई से वंचित ना रहे। तो उन फंडों के माध्यम से हम गांव के समाज के सहयोग से उन टीचरों की व्यवस्था की जाएगी, ताकि मेरे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो और सुचारू रूप से चलती रहे। और टेक्निकल कॉलेज हो, स्कूल हो, स्कूलों में भी टेक्निकल शिक्षा की व्यवस्था हम उचाना में लागू करेंगे। उचाना के अंदर ऐसी व्यवस्था में अपने लेवल पे पूरी कोशिश करूंगा प्राथमिकता के आधार पर कि सरकार के ऊपर दबाव डाल करके कि मेरे उचाना के बच्चे स्किल्ड हों, उनका हुनर उनमें पैदा हो। इसके लेवल पे मैं प्राथमिकता के आधार पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, ताकि मेरे बच्चे पढ़ाई के मामले में पूरे हरियाणा की बराबरी कर सकें। दूसरा है रोजगार। शिक्षा और रोजगार का आपस में मेल है। अगर शिक्षा अच्छी होगी, अगर दोनों तरह की शिक्षा, स्किल्ड भी बच्चे होंगे, टेक्निकल शिक्षा भी उन्हें मिलेगी, तो रोजगार में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं अपने बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में तो हम अपना हिस्सा मांगे ही मांगेंगे, उसकी लड़ाई तो हम लड़ेंगे और बिल्कुल युद्ध स्तर पर लड़ूंगा। आज तक जो मेरे उचाना को जो हमने हमारे हक छीने गए हैं उचाना के हकों को पूरे बाहर बांटा गया है, क्योंकि जो उचाना में नेता प्रतिनिधित्व करते हैं वो पूरे हरियाणा का ठेका उठाए रहे। मैंने पूरे हरियाणा का ठेका नहीं है, मैंने पहले मेरा उचाना संभालना है, मेरे उचाना के भविष्य को देखना है। तो जो उचाना के बच्चों के रोजगार की लड़ाई में प्राथमिकता के आधार पर लड़ूंगा और उसके लिए सरकार से मिलकर के यहाँ उद्योग धंधा स्थापित करवाएंगे, जिससे कि मेरे डिग्री डिप्लोमा करे हुए बच्चे हैं उनको यहाँ अपने घर में रोजगार मिल सके। और जो मेरे अनस्किल्ड भाई हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको भी उद्योगों के माध्यम से वहाँ उस उद्योग के आसपास अपना वो रोजगार स्थापित कर सकें, जिससे बहुत हद तक बेरोजगारी की मतलब जो समस्या है, इस पे मैं मेरे उचाना की काफ़ी हद तक कोशिश होगी कि इसको कम किया जाए। दूसरा है खेल है। यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, गाँव में इतनी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी भी नेता ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ बच्चों को सुविधाएं ना होने के कारण बहुत से मेरे बच्चे नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जा करके वो वहीं रह जाते हैं। उनकी पैरवी करने वाला नहीं है कोई, उनकी तरफ ध्यान देने वाला नहीं है कोई। आम साधारण परिवारों से होने के कारण खिलाड़ियों को अच्छी डाइट है, उसकी व्यवस्था नहीं होती यहाँ। मैं सरकार से मिल करके अच्छे लेवल की खेल नर्सरियाँ मेरे उचाना में स्थापित करवाऊंगा और एक सभी सुविधाओं से सुसज्जित स्टेडियम
बड़ा स्टेडियम जिसके अंदर अच्छे कोचों की व्यवस्था हो, सारी सुविधा हो। मेरी प्राथमिकता होगी कि उचाना के अंदर खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा स्टेडियम यहाँ सरकार से बनवाऊंगा मैं। और उसके साथ साथ जितने भी बड़े गांव हैं मेरे, वहाँ भी जो एक स्टेडियम की व्यवस्था होगी, जो पंचायत के साथ और गांव के लोगों के साथ मिल करके वहाँ व्यवस्था की जाएगी और अच्छे कोचिज का प्रबंध वहाँ किया जाएगा। चाहे मैंने इसके लिए समाज से भी जोड़ी करके मांगना पड़े, लेकिन मैं अपने उचाना को, जो उचाना में प्रतिभाएं जो छिपी हुई हैं, उसे निखारने का 100% काम करूंगा और सच्ची नीयत से करूंगा। जिन नेताओं ने यहाँ प्रतिनिधित्व किया है, उनकी नीयत में कमी होने के कारण आज मेरे उचाना के बच्चे आगे नहीं बढ़ सके खेल के क्षेत्र में। तो इसके लिए भी मेरा विशेष फोकस होगा खेल के ऊपर। दूसरा स्वास्थ्य है। यहाँ सिर्फ बिल्डिंग है हॉस्पिटल के नाम पर, डॉक्टर नहीं है, एक्सरे मशीन यहाँ नहीं, अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ नहीं है। तो कपड़े ढके रहते हैं, उनके ऊपर खराब पड़ी रहती हैं, कोई संज्ञान नहीं लेता। अच्छी लेबोरेटरी यहाँ नहीं है, टेस्टों के लिए लोगों को अपनी जेब कटवानी पड़ती है। यहाँ गरीब आदमी जो आम परिवार के हैं, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये छोटे छोटे टेस्टों के लिए देने पड़ते हैं, जो उनकी जेब अलाउ भी नहीं करती। लेकिन मैं एक साधारण परिवार का बच्चा होने के नाते उनके दर्द दुख को समझ सकता हूँ और भली भांति मैं जानता हूँ इस बात को। तो इस लेवल पे स्वास्थ्य के लिए मैं अपनी एक लड़ाई लड़ूंगा और सरकार के साथ मिल करके इस लेवल पे यहाँ अच्छे डॉक्टरों का प्रबंध हो, मेरे हॉस्पिटल में सभी तरह की मशीनें हो, अच्छी लैब हो। इसके लिए मैं सरकार से अब गुहार लगा करके और युद्ध स्तर पे इसके लिए मैं काम करूंगा। दूसरा है पीने का पानी। आज मेरे उचाना के अंदर मुझे बड़ा दर्द होता है और दुख भी होता है, क्योंकि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं डेली जब सुबह निकलता था, 10-10, 12-12 गांव में डेथ पे जाता था, तो जाने के बाद दो ही मुख्य समस्याएं थी, कैंसर और हार्ट फेल। बड़ा दुख था, लेकिन बेबस था, मैं कुछ कर नहीं सकता था। किसी भी नेता ने आज तक इस पर संज्ञान नहीं लिया। वो प्रदेश स्तर के नेता भी यहाँ रह लिए, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी यहाँ रह लिए, किसी भी नेता ने ये बात नहीं उठाई कि भाई इतने बुरे हालात हैं आज प्रदेश में कि लोग डेली, मतलब मैं हूँ, हर गांव में 2-2, 4-4 की एवरेज है। कोई कैंसर से मर रहा है, कोई हार्ट फेल से मर रहा है। इसके लिए मैं पर्सनल संज्ञान लेकर के, जिसमें पानी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ मेरे उचाना में, पीने का पानी तक नहीं है। मैं अपने लेवल पे सरकार से गुहार लगा करके सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि 65 के 65 गाँव में पीने के पानी की बहुत बढ़िया सुविधा हो। और खासकर जो मेरा एससी समाज है, एसटी समाज है, जो इस समाज के मेरे भाई हैं, मैं जब भी गांव में जाता हूँ मुझे ज़्यादातर यही समस्या मिलती है, जो मेरी माताएं बहनें उस समाज की कहती हैं कि हमारा तो पानी नहीं पहुंचता। मेरी विशेष फोकस होगा उस समाज के लिए कि वह उनके प्रॉपर, उनका शुद्ध पीने का पानी की व्यवस्था उनके लिए हो। तो मेरे 65 के 65 गाँव को मैं प्राथमिकता के आधार पर और युद्ध स्तर पर कार्य करूंगा पीने के पानी के लिए। पहले दिन से ही मेरी लड़ाई शुरू होगी कि मेरे 65 गाँव के हर परिवार को स्वच्छ साफ पीने का पानी मिले। ये मेरी प्राथमिकता के आधार पर मैं इसको शुरू करूंगा। दूसरा है खेती। खेती आज सबको पता है कि खेती आज घाटे का सौदा बन गया है। सरकारें भी कह रही हैं कि वे एमएसपी देंगे, पीछे बीजेपी ने भी खूब जुमले फेंके, लेकिन आप सबके सामने है कि किसान के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। मैं एमएसपी की लड़ाई तो सरकार के साथ मिलकर लड़ूंगा ही लड़ूंगा और किसान को एमएसपी दिलवा के रहेंगे। दूसरा जो खेती है आज घाटे का सौदा बन गया मेरे किसान के लिए, हम ऐसा भी प्रयोग करेंगे कि जैसे ऑर्गेनिक खेती है, भाई सब्जियों की खेती है, ऑर्गेनिक औषधियों की खेती है, उसके लिए भी हम बाहर से समय समय पर यहाँ कैंप लगवाएंगे। अगर सरकार इसमें मदद करेगी बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो अगर जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक बना, चाहे मैंने अपनी विधायक निधि से कैंपों के लिए पैसा खर्चना पड़े, मैं समय समय पर ऐसे कैंप लगवाऊंगा अपने क्षेत्र में, जिससे मेरे लोगों को ऑर्गेनिक खेती, औषधियों की खेती, इनकी तरफ उनका रुझान हो
और मेरा किसान भी, खेती भी एक उद्योग का रूप ले, ये मेरी प्राथमिकता होगी। और सच्ची नीयत से इसके ऊपर मैं काम करूंगा, क्योंकि आज बहुत सी औषधियां हैं जो 1000 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो जो अ, बाजार में जाती हैं। तो क्यों ना मेरा जो 2-2, 3-3 एकड़ का किसान है, वो भी इस खेती को अपना करके अच्छे से अपना गुजारा कर सकता है। इसके लिए भी मैं प्राथमिकता पे कार्य करूंगा। दूसरा, मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी जो पुरानी समस्या है, नहर का पानी। अनेकों नेता यहाँ आए, दोनों परिवारों ने यहाँ भाई हाँ भरी लोगों की, भाई हाँ नहर का पानी देवांगे, लेकिन किसी ने भी पर्सनल संज्ञान नहीं लिया सच्ची नीयत से, सिर्फ चुनाव के समय वादा करके और फिर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरे मन में एक दर्द है, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूँ। जो नहर के पानी की जो हमारी समस्या है, ये जो मेरे खास कर ये यहाँ के 25-30 गांव जो इसके हैं क्षेत्र के, इनके लिए, और जो उधर भी कुछ गांव हैं मेरे उचाना से परली तरफ, वहां भी एक नहर के पानी की कई गांव में बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा दर्द ये है, और जो लोगों का दर्द है, ये मेरे अंदर एक कष्ट है कि नहर का पानी तो मैं दिलवा के ही रहूंगा। इसको दिलवाने के लिए मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और जो मेरे प्यासे खेत हैं, जो इन नेताओं ने, जिन्होंने यहाँ राज किया है, उनकी गंदी नीयत के कारण आज उचाना क्षेत्र के खेत नहर के पानी से प्याते हैं। इस समस्या को मैं जड़ से खत्म करने का काम करूंगा, और सरकार से मिलकर के प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री से गुहार लगा करके नहर के पानी की व्यवस्था करना यहाँ मेरी प्राथमिकता होगी। जो हमारी एक पुरानी मांग है डक्कल हेड से, सरकार के लिए कोई बड़ी चीज नहीं होती। बड़ी बड़ी वहाँ, आज तो सामने देख लो आप, बंसीलाल ने इतने ऊंचे ऊंचे टिल्लों में पानी पहुंचा दिया था। तो जब नीयत आदमी की सही हो, तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। और पानी के मामले में मेरी नीयत 100% सही है, और 100% मेरा दर्द है नहर के पानी के लिए। तो मैं इस नहर के पानी की व्यवस्था 100% इन प्यासे खेतों के लिए करूंगा। दूसरा, मेरे उचाना क्षेत्र के कुछ गांव ऐसे हो गए, बारिश होते ही वहाँ की फसल खत्म हो जाती है। जो इधर मेरे जैसे पेग्गा है, कुछ छत्तर का और ढोला का एरिया आ जाता है इन गाँव का, वहाँ से निकासी का प्रबंध करेंगे। और जिन गाँव में पानी की कमी रहती है, ऐसा प्रबंध करेंगे कि वहाँ का पानी दूसरी जगह जहाँ थोड़ा सूखा है या पानी कम रहता है, वहाँ उसे पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। दूसरा, उधर सुरबरा की तरफ की मेन समस्या है कि बारिश में वहाँ भी बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है। वहाँ भी जो पानी का जो मतलब जल भराव जो हो जाता है नहर के पानी में, और फसल खराब हो जाती है, उसके लिए भी मेरी प्राथमिकता होगी, क्योंकि मैं धरातल की सारी समस्याओं से भली भांति वाकिफ हूँ। और मेरे मन में भी एक ये कष्ट है और दर्द है। तो इन सभी समस्याओं को मैं जड़ मूल से खत्म करूंगा। दूसरा, मेरे जो भाई हैं उचाना क्षेत्र के, यहाँ रोजगार की कमी है, उनको विदेशों में जाना पड़ता है। यहाँ रोजगार न होने की वजह से वो अपने माँ बाप से 7-7, 8-8 साल मिल नहीं सकते, अपने परिवार से दूर रहते हैं, और वहाँ भी बेचारों को दिहाड़ी ही करनी पड़ती है। मेरी ये भी प्राथमिकता होगी कि उनके लिए भी यहाँ मैं ऐसा प्रबंध करूं कि मेरे उन भाइयों को अपना घर छोड़ के विदेश ना जाना पड़े, अपने परिवार से ना बिछड़ना पड़े। तो इसके लिए मैं प्राथमिकता के आधार पर उचाना से ही कुछ ऐसा प्रबंध करूंगा सरकार से मिलकर के, कि एक ये उचाना से शुरू हुई मुहिम पूरे प्रदेश में जाए और पूरे देश में जाए, ताकि उचाना का या हरियाणा का जो ब्रेन है वो ड्रेन ना हो। यानी कि जो दिमाग मेरे उचाना के भाइयों में, मेरे हरियाणा के भाइयों में जो परमात्मा ने दिया है, इतनी बुद्धि दी है, उस बुद्धि का प्रयोग मेरे प्रदेश के अंदर ही हो, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हो, प्रदेश की उन्नति के लिए हो, प्रदेश की तरक्की के लिए हो। इसके लिए मैं उचाना से शुरुआत करूंगा, और इस मुहिम को हम पूरे हरियाणा में पहुंचा के रहेंगे। दूसरा, एक सबसे बड़ी समस्या मेरे क्षेत्र की है बसों की समस्या है। बहुत से मेरे ऐसे गांव हैं जहां बस नहीं पहुंचती, रोडवेज की बसें नहीं पहुंचती, या प्राइवेट बसें, सरकार ऐसी उनको व्यवस्था नहीं दे रही। तो मैं खुद भी देखता हूँ, जब मैं सड़क से निकलता हूँ तो मेरी जवान बेटियां बस स्टैंडों पर खड़ी रहती हैं, किस कैसे वो स्कूलों में पहुंचती, कॉलेजों में पहुंचती है। मैं बड़ी भांति इस बात को समझता हूँ। मैं इस चीज़ का पहले दिन से ही संज्ञान लेकर के बसों की सुविधा मेरी बहन बेटियों के लिए अलग से सरकार से भी गुहार लगाऊंगा।
और सरकार इसकी व्यवस्था कर देगी, बड़ी अच्छी बात है। चाहे मैंने समाज से झोली फैला करके इन मेरी बेटियों के लिए मांगना पड़े, मैं समाज से और अपनी विधायक निधि से चाहे मेरे को लगाना पड़े, मैं झोली फैला करके समाज से इन मेरी बेटियों के लिए बसों की व्यवस्था मैं जरूर करूँगा। इसके लिए मेरे मन में एक पीड़ा भी है और एक दर्द भी है। लेकिन अब तक ऐसा था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं कर नहीं सकता था कुछ। लेकिन जिस जनता ने, जो जनता मुझे जिम्मेदारी देने लग रही है, जो इतना प्यार देने लग रही है, तो मेरा जो भी फर्ज बनता है उन लोगों के लिए कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं। जैसे आज लोग मुझे चुनाव लड़ने के लिए हर तरह की सहायता दे रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है जो मैं ये बीड़ा उठाऊंगा, निश्चित रूप से पूरा समाज इसमें मेरी मदद करेगा। और मैं समाज से भी गुहार लगाऊंगा और सरकार से भी गुहार लगाऊंगा कि ये जितनी ये व्यवस्था है बेटियों के लिए, बहनों के लिए, स्कूल और कॉलेजों में जाने के लिए, इसमें मेरी सरकार भी निश्चित रूप से मदद करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और समाज तो करेगा ही करेगा। तो मैं अपने लेवल पर इन सभी समस्याओं को जड़ मूल से खत्म करना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ, अगर मैं ये जो आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर मैं नहीं करने पाया, तो मैं एक वादा भी करता हूँ कि दोबारा मैं किसी भाई से वोट मांगने नहीं जाऊंगा। ये मेरा वादा है। या तो ये करके दिखाऊंगा, नहीं तो आपके पास वोट मांगने नहीं आऊंगा। तो भाई साहब, आपने जितनी भी बात बोली है इनके बीच में एक बात बोली है कि सरकार से मिलकर। तो पहले तो ये बताओ कि किसकी सरकार आने की उम्मीद लागा आपने और किसके साथ में जाना पसंद करोगे? अगर बीजेपी की आवा है उसके खिलाफ तो आप बोलने लग रहे हो, बिल्कुल एक पार्टी ने आपकी टिकट काटी है, बिल्कुल तो कौन सी के साथ में जाना पसंद करोगे आप? ऐसा है। बीजेपी ने कोशिश करी मेरे को टिकट देने की, एक हफ्ते तक बीजेपी मेरे पीछे पड़ी रही, भाई टिकट ले ले। पैसे भी दे रहे थे, जितने पैसे लगेंगे पैसे देंगे और टिकट ले ले। लेकिन अगर मैंने बीजेपी में जाना होता तो मैं उनकी टिकट भी ले लेंदा और पीछे ले लेंदा। बीजेपी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो 100% सिरे से खारिज करता हूँ। मैं अपने भाइयों के बीच में रहना पसंद करूंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन विधायक बनने के बाद विधानसभा में अपनी लड़ाई युद्ध स्तर पे लड़ूंगा। और विधायक के पास इतने अधिकार होते हैं कि वो ये जो मैंने बातें कही हैं, इन्हें मैं लड़ाई लड़के अपने लेवल पे करवा सकता हूँ। चाहे मैं उस पार्टी में शामिल हो रहा हूँ, चाहे उसको समर्थन दे रहा हूँ, चाहे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये लड़ाई है, मैं ये लड़ाई विधानसभा में लड़ूंगा, सड़क पे लड़ूंगा, विधानसभा के बाहर बैठ के लड़ूंगा। अगर मैं, अगर आप जो कह रहे हो वो बात होती है, तो ये नहीं है कि अगर उस पार्टी की सरकार आती है तो मैं काम नहीं कर, ये मैं लड़ाई लड़के करवाऊंगा। लेकिन बीजेपी में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ ठीक है, कांग्रेस ने मेरी टिकट काट दी, वो एक अलग बात है। भाई कांग्रेस ने एक अच्छे मेहनती कार्यकर्ता को दरकिनार किया है और ऐसे लोगों को टिकट दे दी जिन्होंने उचाना का शोषण ही किया है, उचाना के साथ धोखा किया है, और किसानों के साथ भी धोखा किया, नौजवानों के साथ भी धोखा किया, मेरे प्यासे खेतों के साथ भी धोखा किया। लेकिन निश्चित रूप से अगर कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस के साथ मेरी लड़ाई नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मेरी विचारधारा मेल खाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं, अगर सरकार आ गई तो सरकार को समर्थन दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और उनके साथ मिलकर काम करूंगा और अपने क्षेत्र के काम करवाऊंगा। मैं ना तो घमंड करूंगा, जिस तरह से पीछे नेताओं ने ये कहा है कि मेरी मुख्यमंत्री के साथ नहीं बनती, मेरी उसके साथ नहीं बनती, या मैं एसपी को फोन नहीं करूंगा, मैं डीसी को फोन नहीं करूंगा। मैं मेरे लोगों के लिए चाहे किसी के पैर भी पकड़ने पड़े, मैं पैर भी पकड़ूंगा, मैं फोन भी करूंगा, मैं हाथ भी जोड़ूंगा, मैं सब कुछ करूंगा मेरे अपने भाइयों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, इनका काम करवाने के लिए, इनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, इनको मूलभूत सुविधाएं देने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। दूसरे जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी उठ रहे हैं उनकी आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप मैंने जनता बीच में जाएगा झूठा रहो हो और आपकी भारत फंडिंग होने लग रही है। ऐसा है, सारा उचाना मन जाने भाई कितनी फंडी इसकी फंडिंग बाहर आवे, समाज पीछे देने लग रहा, समाज चुनाव लड़ने लग रहा। चलो ठीक है, मैं अपने भाई हैं जो उनके मन में आवा है उन्हें कह दिया, कोई बात नहीं, या उनकी सोच है। पूरा उच्चारण मेरा भाई कितनी फंडिंग गड़त हो रही, हर बिरादरी मेरे को सम्मान दे रही है, हर बिरादरी मेरे को, मेरा सम्मान कर रही है, आर्थिक मदद कर रही है, और सारा समाज ने मेरा है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वीरेंद्र जी ये भी कह रहे हैं भाई अगर उनके पास पैसे थे नहीं बोले फिर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी करता है। चलो, पैसे थे नहीं, पैसे थे, पैसे मैंने समाज के लिए काम किया है,
चलो एक पार्टी के लिए भी काम किया है, तो अगर सुबह घर से निकलता हूँ तो पैसे के बगैर तो घर से डेंग नहीं देगी। मैं भी किसान परिवार में जन्म ले रखा मैंने भी, ठीक संपन्न परिवार में जन्म लिया था। वो अलग है कि मैंने सब कुछ अपना समाज में बीच में रहते हुए न्यौछावर कर दिया। तो ये तो चलो उनकी जो सोच है भाइयों की। कल काड़ा ने रैली कर रखी थी चाणा में, तो वो कह रहे थे कि बीजेपी के साथ में सिद्धि उनकी टक्कर है, तो आप भी बता दो आपकी किसके साथ में टक्कर है? ऐसा है, 36 बिरादरी मेरा चुनाव लड़ रही, और जब समाज इकट्ठा हो जाता है तो मेरे ख्याल से टक्कर टुक्कर वाली बात नहीं रहती। मेरा तो एक ही टारगेट है, मैं 36 बिरादरी को साथ लेके चल रहा हूँ, और 36 बिरादरी के लिए मेरी मंशा है, मैं उनके लिए काम करूं, उनके बीच में रहूं, उनके हर दुख दर्द को मैं भली भांति समझता हूँ। वही उनका दुख दर्द है, वही मेरा है। तो मैं पूरे समाज को लेकर के चल रहा हूँ। तो समाज ने फैसला कर रखा है, और समाज के आशीर्वाद से मैं विधानसभा में जाऊंगा। तो मेरे हिसाब से जब समाज खड़ा हो जाता है तो मुकाबले की तो मेरे ख्याल कोई बात नहीं रहती। जहां 36 बिरादरी की आहुति डल जाती है तो वो हवन 100% सक्सेस होता है। इसमें दूसरा एक और चीज ऐड मैं करूं हूं। देखो ये उचाना है 65 गांव है, कौन भाई निर्दलीय लड़ रहे हैं और किसके साथ मुकाबला है, ये ईमानदारी से हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप 65 के 65 गांव में जाकर न्यू पूछ लो कि 50 गांव में कौन जीतने लग रहा है। भाई जो जीतेगा वो 65 गांव में तो जो जीतेगा वो ही तो जीतेगा। तो इन भाइयों का जो विषय आपने उठाया, जो ये दो निर्दलीय लड़ रहे हैं, इनके बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते। ये समाज को देखना है कि वो अपने वो अगर ये भी वीरेंद्र सिंह डुमरखा को हराना चाहते हैं और ये भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, ये जो दोनों निर्दलीय साथी हैं, ये एक बात कहते हैं कि हम भी इनका खूंटा पाड़ना चाहते हैं। आज हम आपके माध्यम से उचाना की जनता को और उनको भी ये पूछते हैं कि आज वीरेंद्र सिंह डुमरखा को और बीजेपी को हराने की जो ताकत रखता है वो वीरेंद्र गोगड़िया रखता है। अगर तुम वाकई में इस समाज का और उचाना का भला चाहते हो और उन दो लोगों को, दोनों ताकतों को हराना चाहते हो, तो आज इस भाई का समर्थन करो। और आपको भी हम ये कहते हैं बिल्कुल ईमानदारी से, आप 65 के 65 गांव का सर्वे कर लो। यदि 65 के 65 गांव की दीवारें भी बोल रही हो कि इन गांवों में वीरेंद्र गोगड़िया जीत रहा है, तो नतीजा सबके सामने है। जब पंचायत लेकर संडील गांव में गए थे, समर्थन लेने के लिए गया हुआ गांव, तो उनके शब्द थे मैं बता दे सारे तक थे। देखियो, जिस साथी के जो विचार होते हैं, इन भाइयों के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, इसलिए हम अब इनसे इनके सवालों का जवाब दें, इन पे बात करें। ये कोई तुक नहीं है, उसकी बुद्धि लेने के लिए तो गए थे ना। देखो ये हमारा तो सिस्टम आई है वहां पे भी, ये खालिया था ही होगी, तो उनकी भी तो क्या कुछ बोल लिया होगा नहीं। आप चलो आप कैमरे के सामने आप उनका समर्थन मांग रहे हो, लेकिन पूरा गांव गया था कि नहीं गया था? गए उनका क्या थे, कुछ था? सुनो, हमारा फर्ज था इस उचाना के भविष्य के लिए इकट्ठे करने की कोशिश थी, और मैं इस स्थिति में था कि समाज मेरे साथ, 36 बिरादरी मेरे साथ लगी हुई थी। तो मैंने ये चाहूँ था कि मैं पहल करूं और उन भाइयों से कहूँ भाई उचाना के लिए आप मेरी मदद कर दो। मदद मांगी थी, करना ना करना तो उन भाइयों का काम था। अब मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहना। आप ये बताओ बस, इसका मैं गोली डालने की बात हुई थी, तिनवा में तो गोली डाल देंगे, या आपके चुनाव का खर्चा देने की बात हुई थी? ऐसा है, ये वहाँ पूरा समाज मौजूद था, ठीक है। जो उनने कहा पूरे समाज ने सुन लिया, और समाज ने बता दिया कि वो सही कहा गलत कहा। तो अब मैं ज्यादा इस बात पे और नहीं। अपना एक भाई यदि गलत भी बोल जाए, हम उस बुराई को, उस भाई के शब्दों को प्रचारित नहीं करना चाहते। वो भी अपने भाई, अगर उनकी बुद्धि कम काम कर रही है, उनकी जुबान से कोई चीज फिसल गई, या पैसे का अहंकार उनके दिमाग में घर कर गया, अच्छी बात है, उस पैसे का भोग वो अपने परिवार के लिए करें, अपने लिए करें। मतलब उन भाइयों को हम माफ करते हैं, हमारे उनसे कोई द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं। उन्होंने पंचायत में भी आप शब्द बोले या आपके सोशल प्लेटफॉर्म पर भी वो बोल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये उन भाइयों की समझ कम है। हम तो आज भी ये कहते हैं, उन भाइयों से हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि यदि तुम वाकई में इन ताकतों को हराना चाहते हो और इस उचाना को राजनीतिक आजादी दिलाना चाहते हो, तो आज का ये भाई 36 बिरादरी के सहयोग से उन ताकतों को हराने का मादा रखता है और समाज बोलने लग रहा है। तो आज मौका है, आप इसके ऊपर एहसान कर दो। ये इस इलाके के ऊपर भी उनका एहसान होगा और इस भाई के ऊपर भी एहसान होगा। तो इसलिए
जो भी ये चीजें हैं। दूसरी एक चीज जो छूट गई थी, किसान आंदोलन यहाँ चला, खटकर टोल के ऊपर लंबा धरना चला। जैसे ही भाई को ताकत मिलेगी, हम ये भी वादा करते हैं, खटखट टोल के ऊपर सरकार को स्क्रीन लगानी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि कितना खर्चा इस टोल पर आया था और कितनी रिकवरी डेली होने लग रही है। उचाना हल्के की कोई भी गाड़ी टोल नहीं देवेगी जब तक सरकार आकर अपना ये जवाब नहीं देवेगी कि इस टोल पे इतना तो खर्चा है, इतनी रिकवरी है, इतने दिन में रिकवरी हो जाएगी। तो ये वादा हम करते हैं 8 तारीख को जैसे ही उचाना की जनता भाई वीरेंद्र घोगड़िया को विधायक बनाएगी तो उचाना की किसी गाड़ी का टोल खटकड़ और जो आसपास के टोल है टोल नहीं लगेगा। हम मजबूर कर देंगे सरकार को, चाहे वो इसके समर्थन की सरकार हो। बीजेपी का तो नाम ही खत्म है। बीजेपी शब्द को हम बेशक आप ये ऑन रिकॉर्ड बात हो रही है, बीजेपी की यदि सरकार बनती होगी और इस भाई के समर्थन की जरूरत होगी तो यो भाई उचाना की जनता के बीच में रहेगा, माफी मांग लेगा अपने समाज से, उसका समर्थन नहीं करेगा। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है बेशक उसके लिए वो मजबूर होगा संबंधों में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा उनके संबंधों में मजबूर होंगे, वो पार्टी की प्रोटोकॉल में मजबूर होंगे। लेकिन हम आखिरी वक्त भी उस परिवार से ये पूछेंगे कि जब दीपेंद्र हुड्डा के लिए इस भाई ने 10 साल अपने न्यौछावर कर दिए तो वो इसको कहां बैठावेगा और क्या सम्मान देगा। उचाना की जनता के बीच में आकर के जब उचाना की जनता ये कहेगी कि हाँ तेरा सम्मान वहां बरकरार होगा, तो इस इलाके के विकास के लिए उनका समर्थन करने से हम कोई ये गुमराह वाला शब्द नहीं यूज कर रहे। 100% इस इलाके की भलाई के लिए उनका साथ देने में हमें कोई गुरेज नहीं। सुरेंद्र जी, एक चीज और है, जिस तरीके से 2019 का चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे और लोगों की एक जनभावना थी, 47,000 की सबसे बड़ी जीत दुष्यंत चौटाला को दी और एकदम मतलब वो बीजेपी में चले गए। तो लोगों का दिल टूट गया कि मतलब भाई जिसका खिलाफ वोट मांगे उसमें चला गया। तो आप किस तरीके का विश्वास दिलाओ इस पब्लिक ने कि आज जो बयान दे रहे हो, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने भी इसी तरीके के बयान दिए थे, लोगों की भावनाएं भी जीती थी, दिल भी जीती, विश्वास भी जीता। क्योंकि जिस जगह आप बैठे हो ये एक धर्म की जगह मानी गई, भाई मंदिर चौपाली ये धर्म की जगह मानी गई है। और एक बात और कही गई है पंचायती आदमी को कि इस जगह पे बैठ के कोई झूठ नहीं बोल सकता। किस तरीके का आप विश्वास दिलाओगे कि आप जो कह रहे हो ये सच है? दुष्यंत चौटाला यहाँ से 200 किलोमीटर दूर का है और मेरा जन्म इन्हीं लोगों के बीच में हुआ है। मैं यहीं पला बड़ा हूँ, मेरी उम्र 47 साल होगी। तो इतना तो इन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास है कि तारा बेटा जो कहेगा वो 100% सच कहेगा। और ये पूरा उचाना मेरा परिवार है। मैंने अपने जीवन के 24 साल इनके बीच में बिताए और इन्होंने मेरे ऊपर पूरा भरोसा है और उसी भरोसे के लिए आज 36 बिरादरी ने मेरे सिर पर हाथ रखा है। तो निश्चित रूप से इनको पूर्ण विश्वास है कि इनका बेटा जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तो इसमें अविश्वास वाली तो बात ही नहीं है। और मैं जो इनका वादा कर रहा हूँ, मैंने इनके बीच में रहना है। मेरा नेताओं की तरह जमीर नहीं मरा, मेरा जमीर जिंदा है, मेरे अंदर इंसानियत है। इन बड़े नेताओं के अंदर जमीर नहीं होता, ना ये भावनाओं को समझते। मैं इन लोगों की भावनाओं की भी कदर करता हूँ, मेरा जमीर भी जिंदा है, मैंने आँखा की भी शर्म है और मेरे भाईचारे के बीच में मैंने रहना भी है। ना तो मैंने दिल्ली रहना, ना चंडीगढ़ रहना, ना मेरे दिल्ली कोठी, ना मेरा चंडीगढ़ कोठी। दुष्यंत और तो सिर्फ बुढ़ी रोड नाम है राज्य, उनके क्या खाई शर्म है। मन तो इनके बीच में रहना है। अगर इनकी बात पर मैं मुकरूंगा इनके बीच कहिए तो मेरे खोसड़े लागेंगे, मैं कैसे के मुंह दिखाऊंगा इन्हें। तो ये तो 100% इनका मेरे ऊपर विश्वास है, जो मैं कह रहा हूँ वो करके दिखाऊंगा। एक चीज और, इलेक्शन के टाइम पे कोई भी कैंडिडेट है, आप भी हो या पार्टी वाले, वो बिल्कुल सबकी राम राम करना, पैरा हाथ हिलाना, एक सिंपल सादगी तरीका तो वो दिखावा है। कल ना अगर आप एमएलए बन जाते हो क्या आपका यही रवैया होगा जो आज हो आप इसी तरीके मेरा से? पिछले 24 साल से यही रवैया है। नहीं, बनने के बाद की बात है भाई मैं बन लिया, चेयरमैन बनया था, एमएलए। ठीक है, वो शुरुआत तो थी, पद तो था एक हल्का लेवल का पद तो था। लोगों से पूछ लो, वहां जब मैं 3-4 महीने उस पद पर रहा तो मैं घना से पदा के चक्कर में होता वो कौन छोड़ू था। मैंने 3 महीने में ठोकर मार दी थी उसके। तो पद मेरे लिए मायने नहीं रखते। जो इतना प्यार जब समाज ने दे दिया, मैं तो सौभाग्यशाली समझू अपना आपने। इतना प्यार मिला बात से के रह जाए आदमी, जब इतना आशीर्वाद ये दे रहे हैं। और मेरे तो खून में है बुजुर्गों का सम्मान करना, मैंने संस्कार मिले हैं ऐसे।
तो मैं तो पूरी उम्र इनका एहसानमंद हूँ और इनका मान सम्मान अपने आप से ज्यादा पूरी उम्र इनका मान सम्मान रखूंगा। उसमें भी भाई लोग आगामी में देखभाल कोई देखेंगे। रैली कोई प्रोग्राम अभी अभी तय किया? 29 तारीख को नगूरा के अंदर एक बड़ी जनसभा रखी है हमने, जो नगूरा के अंदर अनाज मंडी में होगी। उसके लिए सभी मेरे जो 36 बिरादरी के भाई हैं उसके लिए तैयारी करने लग रहे हैं, और वो 29 तारीख को आप लोगों को भी वहां आमंत्रित किया जाएगा। 29 तारीख की जनसभा हमने रखी थी। आगे के प्रोग्राम आगे उसके उस बाद दे रैली दिए के जाएंगे। अंदर कोई आपने कोई नेता या कोई समाज सेवी को कोई बुलाया है या आप अकेले उसमें? नेता की तो जरूरत ही नहीं, समाज चुनाव लड़ रहे हैं और समाज ही वहां आएगा। नहीं, जैसे जनता सरकार मोर्चा आपका सहयोग कर रही है तो वो उनको सहयोग करने वाली अलग बात है, जो भाई जितने सहयोग कर भी रहे हैं, सामाजिक संगठन है, चाहे वो सब सारे किसान आमंत्रित यूनियनें हैं। हैं, किसान आंदोलन के लोग हैं, और जो सामाजिक संगठन है। दूसरा, हमारे बीच में एक राजनीतिक पार्टी के भी प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, जिनका समर्थन और सहयोग की घोषणा यहाँ से होगी। हमारे बीच में राकेश आर्य जी हैं, जो सर्वहित पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। सर्वहित पार्टी इस चुनाव में मतलब कैंपेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही है, तो इन्होंने जब भाई के ऊपर ये लगा कि इसकी विचारधारा सही है और इसका दर्द समाज का दर्द है और पूरा समाज इनके साथ है, तो पार्टी की तरफ से जो आज इनको समर्थन और सहयोग करने के लिए आज से जो उचाना का पूरा सर्वहित पार्टी का संगठन है, हमारे बीच में राकेश आर्य जी हैं, ये जो जिले का दायित्व है, तो ये भी 2 मिनट आपको इसके बारे में अवगत करवाएंगे। तो किस प्रकार का सहयोग आपका रहेगा वीरेंद्र गोगड़िया को? हमारा पूरा तन मन धन से वीरेंद्र गोगड़िया का पूरा फुल सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ये जमीनी नेता हैं और सबसे बड़ी बात है नशे पते से दूर हैं। और अभी तक चुनाव प्रचार में कोई भी ऐसी नशे की चीज नहीं बांटी गई है जो समाज के लिए हानिकारक है। और यही खूबी और कुछ समाज से जुड़े हुए धरातल से जुड़े हुए नेता हैं, सभी को हमने बढ़ के भी देख लिया है, बीजेपी वालों को भी, कांग्रेस वालों को भी, जेजेपी को भी, बीजेपी सबको बढ़ के देख लिया, लेकिन किसी ने भी जो समाज का हक था वो नहीं दिया। तो हमने इसीलिए पूरी पार्टी ने जो उचाना की इकाई है उसने भाई वीरेंद्र गोगड़िया का समर्थन के लिए, सहयोग देने के लिए तत्पर हैं, ताकि ये उन कमियों को दूर कर सके। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई राकेश का और पूरे सर्वहित पार्टी के पूरे परिवार का, जिन्होंने उचाना के हक में ये पहल की है। इसके लिए मैं पूरे सर्वहित परिवार का और भाई राकेश का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।